हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स डॉट माइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा 2025 के गणित के पेपर को पूरा कंप्लीटली हल करेंगे। इस पर आधारित इस साल बहुत से प्रश्न रिपीट होंगे। इस पैटर्न पर आधारित सेम सेम क्वेश्चंस आएंगे। संख्याएं चेंज होगी लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न जो है बहुत सारे क्वेश्चंस का पिछले साल वाला रहेगा। वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरे पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके जो शॉर्ट टाइप या एमसीक्यूज़ या शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा और उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा। तो 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। यही आरबीएससी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको 3 घंटे और 15 मिनट का जो समय मिलता है। सवाल बहुत ज़्यादा हैं, आपको थोड़ी सी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में हल करेंगे तभी आप पूरे पेपर को हल कर पाएंगे। तो सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1 है कि 400 का अभाज्य गुणनखंड करना है और उनकी घातों का योगफल करना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि अभाज्य गुणनखंड कहते किसे? तो ये मैंने यहाँ पर ये बॉक्स बना लिया और यहाँ पर लिख लिया 400। तो 400 का अभाज्य गुणनखंडन करते समय अभाज्य गुणनखंड के रूल क्या है मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है कि इसमें आपको अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। तो सबसे पहले आप दो का भाग देंगे। जब तक 2 का भाग जा रहा है आप 2 का भाग देंगे। उसके बाद इसमें 3 का भाग देना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 के बाद में 4 का भाग नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? इसका सिंपल सा लॉजिक है कि 4 एक्चुअल में क्या है? 4 एक्चुअल में 2 इंटू 2 ही तो है। तो जब 4 का भाग जाता तो 2 का भाग ही चला जाता। यानी हमें सिर्फ यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। 3 का नहीं गया तो फिर 5 का, 6 का नहीं देना है, फिर 7 का देना है, 7 के बाद में सीधा 11 का भाग देना है। क्यों? क्योंकि 8 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 है। 9 क्या है? 3 इंटू 3 है। 10 क्या है? 2 इंटू 5 है। तो इन संख्याओं, भाज्य संख्याओं को यहाँ पर हमें जो है वो ट्राई नहीं करना है। तो हमें सिर्फ जो है अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। कैसे? सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया 400। अब 400 के अंदर सबसे पहले मैंने कहा 2 का भाग तो 200। फिर मैंने कहा 200 के अंदर 2 का भाग 100। 100 के अंदर 2 का भाग 50। 50 में फिर से 2 का भाग 25। 25 में 5 का भाग 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। सिंपल। मैंने यहाँ पर लिखा कि 2 का भाग 400 में 200 बार, फिर 200 में 2 का भाग 100 बार, 100 में 2 का भाग 50 बार, 50 में 2 का भाग 25 और 25 में 2 का भाग यहाँ पर नहीं जा रहा था तो मैंने क्या किया? 3 का भी नहीं जा रहा था तो सीधा 5 का भाग 25 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। अब क्या करना? क्या अब मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की घात 1 2 3 और 4? तो मैंने लिख दिया 2 की घात 4। अब 5 की घात कितनी है? तो 5 की घात आपने कहा 1 और ये 2 है तो 5 की घात मैंने कहा 2 है। अब ये क्वेश्चन में क्या लिखा गया आपको उस अकॉर्डिंग आंसर देना है। सवाल में लिखा है कि घातों का योगफल करना है। आपने अभी पिछली क्लास में सीखा होगा कि ये जो ऊपर संख्या लिखते हैं इसको घात बोलते हैं, पावर, डिग्री। तो इन पावर को ऐड करेंगे तो 4 और 2, 4 प्लस 2 6, यानी घातों का योगफल कितना हुआ? 6। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। घातों का योगफल कितना है? 6। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 2 है कि एक बहुपद दिया गया है 2x² प्लस एक्स प्लस के, इसका एक शून्यक 3 है तो के की वैल्यू हमें बतानी है। बहुत इजी सवाल है। इस सवाल से पहले इस शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए। अगर इस शब्द का अर्थ आपको आता है तो आप इस सवाल को बहुत इजीली कर पाएंगे कि शून्य का अर्थ क्या होता है। शून्य कहते किसे? ध्यान से सुनो। शून्य का अर्थ होता है कि जो चर है, यानी कि बहुपद में, इस बहुपद में x आया, इसको चर बोलते हैं। तो चर का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर बराबर मान क्या आ जाए? 0। चर का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर बराबर मान क्या आ जाए? 0। यानी कहने का मतलब, इस सवाल में खुद बोला है कि शून्यक जो है वो 3 है।
इसका शून्यक जो है वो 3 है। इसका मतलब अगर x की जगह इस 3 को मैं रखूं तो बराबर में मान 0 आना चाहिए अगर ये शून्यक है तो, क्योंकि शून्य का अर्थ ही यही है कि चर का ऐसा मान, एक्स वाई जेड का ऐसा मान जिसको बहुपद के अंदर रखने पर बराबर में मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अब इसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे लिखना है कि ये 2 का 2, इस x की जगह मैंने रख दिया 3 और ऊपर स्क्वायर है तो मैंने लिख दिया स्क्वायर, प्लस फिर से x है तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 3, प्लस k की जगह लिखा k, बराबर में मान क्या है, 0। 0 कहाँ से लिया है, 0 इसलिए लिया है क्योंकि सवाल में दिया गया है कि 3 शून्यक है। अगर शून्यक है तो बराबर में मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये कंसेप्ट के आधार पर हमने 0 लिया। ठीक बात है। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले 3 की पावर 2 करनी, 3 की घात क्या करनी है, 3 की घात 2 किया तो 3 किया 9 होता है, 3 दूनी 6 नहीं करना यहाँ पर। 3 की घात 2 का मतलब है 3 को 2 से नहीं बल्कि 3 को 3 से 2 बार गुणा करना। तो 3 की घात 2 का अर्थ हो गया 9, और इस 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, और 3 ये, और प्लस के बराबर 0। तो 18 और 3 21, प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पर के की वैल्यू जो आएगी 21 प्लस का इधर आते 21 माइनस का हो जाएगा, 21 प्लस का इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, 21 माइनस का, यानी कि इसमें भी सी ऑप्शन राइट होगा। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है वह दहाई का अंक y है, तो वह संख्या क्या हुई। आप खुद देखो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने ले ली 75, तो आप देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, तो आप कहेंगे 5 इकाई का अंक। मैंने कहा दहाई का अंक क्या होता है, तो आप कहेंगे दहाई का अंक ये 7 है। तो आप हमेशा देखेंगे कि 75 कैसे बना, ये 70 प्लस 5 से बना, 70 प्लस 5 से बना है। तो इसका मतलब जो दहाई का अंक होता है उसके साथ हमेशा 10 का गुणा होता है। जो दहाई का अंक होता है उसमें हमेशा 10 का गुणा होगा। तो दहाई का अंक y है तो ये 10y होगा। और इकाई का अंक वैसा का वैसा होता है, जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, मतलब इकाई के अंक के साथ में 1 का गुणा होता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही है। कैसे कि इस खुद ने बोला है कि दहाई का अंक y है, तो आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने लिया 54, तो 54 में दहाई का अंक क्या है, तो आप कहेंगे 5 है। तो 5 असल में क्या है, 50 है। तो 50 है तो इसका मतलब 5 के साथ में 10 का ऑलरेडी गुणा कर रखा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है कि 2 त्रिभुज है, ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर है, यानी ये जो सिंबल लगा रखा है ये समरूपता का सिंबल है, समरूप है दोनों। तो कैसे लिखेंगे, ये 2 ट्राइंगल बना दिए ए बी सी, और एक हमने बना दिया डी ई एफ, डी ई एफ। फिर ये बोल रहा है कि ए बी की वैल्यू 10 है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 10 है। डी ई की वैल्यू 8 है, और बी सी और ई एफ का हमें अनुपात बताना है। तो अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, यानी कि कुछ न कुछ कंसेप्ट पर आधारित सवाल बनते हैं जो एमसीक्यूज भी होते हैं। तो कंसेप्ट सिंपल सा इतना है कि कोई भी 2 ट्राइंगल, जैसे ये दोनों त्रिभुज जो सिमिलर होते हैं, मतलब समरूप होते हैं ना, तो उसकी सारी भुजाएं सेम रेशो में होती, मतलब इन दोनों भुजाएं जो हमें दी गई है, जो अनुपात इसका होगा वही इन दोनों भुजाओं का अनुपात होगा, और वही अनुपात इन दोनों भुजाओं का होगा। कहने का मतलब ये है कि समरूप जो बहुभुज होता है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती, प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या है, तो इनको अगर हमने 2 से काटा तो यहाँ आया 4 और यहाँ आया 5, मतलब इन दोनों भुजाओं में 5 और 4 का अनुपात है, 5:4। तो इन दोनों भुजाओं में भी 5:4 का होगा, और ये दोनों भुजाएं यानी कि ए सी और डी एफ भी क्या होगी, तो 5:4 होगी। कहने का मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो 5:4 होगा, क्योंकि इन दोनों को अगर हमने 2 से काटा तो ये 5, और इसको भी 2 से काटा तो 4, तो क्या आया 5:4।
तो ये दोनों भुजाएं भी जो हैं वो 5:4 में ही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5 है कि मूल बिंदु 0, 0 से इस बिंदु की डिस्टेंस बतानी, हमें दूरी बतानी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है? दूरी का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र है, आपने पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप जो निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, उसमें देखना। एक तो दूरी का सूत्र है और एक विभाजन फार्मूला, जिसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं, विभाजन सूत्र। वो दो ही कंसेप्ट है उस पूरे चैप्टर के अंदर। तो अब हमें जो है सिर्फ मान रखना है। x2 का मान क्या है? x2 का मान है -3। x1 की वैल्यू 0 है, तो 0 रखने का कोई अर्थ नहीं। y2 की वैल्यू खाली 4 है और y1 की वैल्यू 0 है, कोई अर्थ नहीं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। दोनों का अगर हम जोड़ दें तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25। तो रूट 25 की मतलब हो जाएगा 5, यानी कि 25 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 5। बहुत इजी है। दूरी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये जो है वो डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र है। अगर ये आपको याद है तो आप इजीली बहुत कर पाएंगे। सवाल नंबर 6 क्या है? सवाल नंबर 6 में दिया गया है कि कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45 बराबर है, यानी इसकी वैल्यू बतानी। तो आपने एक सर्व समीकरण है जो शायद आपको याद भी होगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब इस थीटा की जगह कोई भी कोण हो सकता है, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री, यानी ये दोनों सेम होने चाहिए। कहने का अर्थ है कि यहाँ अगर कोण सेम है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब आप खुद देखो कि इस प्लस के कोट स्क्वायर थीटा को मैंने बराबर के इस साइड में लिखा तो क्या होगा? ये माइनस का होगा। और वही इसने किया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 45 लिख दे तो भी चलेगा। और ये कोट जो है वो इधर प्लस का था, उधर जाते माइनस का हुआ। तो बराबर के इस साइड में क्या बचा? 1। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1। पहला तरीका तो ये है, अगर आपको ये सर्व समीकरण इक्वेशन याद है तो। अगर ये नहीं है तो क्या करना? फिर भी हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे? आपने एक सारणी पढ़ी होगी कि साइन 0 डिग्री पर 0 है, साइन 30 डिग्री पर 1/2 है, कोस 45 डिग्री पर 1 है। ऐसे आपने त्रिकोणमितीय मानों की सारणी पढ़ी होगी। उस सारणी के अकॉर्डिंग भी इसको हल कर सकते हैं। कैसे? कि कोसेक 45 की वैल्यू जो होती है वो खाली √2 होती है, तो इसका स्क्वायर कर लो। और कोट 45 जो होता है वो होता है 1, चाहे tan 45 हो चाहे कोट 45 हो, 1 और इसका भी स्क्वायर। मैंने सारणी से लिखा कि कोसेक 45 की वैल्यू √2 होती है, ऊपर स्क्वायर है तो मैंने लगा दिया स्क्वायर। कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। √2 का स्क्वायर खाली 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1, बी। क्या है सही आंसर? बी। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, अगले क्वेश्चन में, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब उन्नयन कोण क्या होता है? सबसे पहले इसका आपको डायग्राम बनाना है। कैसे बनाना है? इस तरीके से डायग्राम बना लिया, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। इस डायग्राम में सिर्फ इतना ही मेंशन इसने किया है कि ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये खंबे की क्या है? ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ तक खंबे की परछाई है, छाया है।
तो ये दोनों बराबर है, इसके कहने का मतलब ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 15 है तो ये भी 15 है, ये अगर h है तो ये भी h है, या ये x है तो ये भी x है, कुछ भी मान लो लेकिन बराबर लेना। फिर ये बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताना। इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये जो मैंने थीटा लिखा है, इस कोण का मान बताना है। बहुत सिंपल है, कैसे बताएंगे? इस कोण को ऐसे बताना है, सबसे पहले आपको लिखना है टेन थीटा बराबर, टेन का अनुपात होता है लंब बटा आधार। कैसे? आपने ये सूत्र देखा होगा, लाल बटा कक्का। इस लाल बटा कक्का, तो इसके अकॉर्डिंग साइन कोस और टेन, साइन कोस और टेन, तो टेन के ऊपर आता है लंब बटा आधार। टेन के ऊपर क्या आता है? लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर इस कोण के अकॉर्डिंग h है, और आधार जो है वो भी h है, मतलब लंब और आधार तो सेम ही। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि टेन थीटा बराबर h बटा h। जब h में h का भाग दिया तो आपको पता है h से h कट गया, मतलब 1 आया। तो टेन का कितने डिग्री कोण पर जो है मान 1 आता है? टेन का, तो आप कहेंगे टेन 45 पे आता है, एक तो टेन 45 पे आता है। तो टेन से टेन को टेन से जो है वो काट दिया, तो कोण की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या आई? 45 डिग्री आई। सिंपली मैंने यहाँ तक सिर्फ इतना बताया कि सवाल में दिया गया है कि ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है, तो मैंने एच एच दोनों को बराबर ले लिया। उसके बाद एक कोण ज्ञात करना है, थीटा का मान, तो मैंने कहा टेन थीटा। टेन की जो वैल्यू होती है या अनुपात होता है वो होता है लंब बटा आधार। यहाँ से लाया लंब बटा आधार, तो यहाँ पर लंब भी h है, आधार भी h है, तो h से h कट गया, मतलब बराबर में वैल्यू है 1। तो टेन थीटा, तो टेन के कितने डिग्री मान पे जो है वो 1 आता है मान, तो मैंने लिखा टेन 45 डिग्री। तो टेन से टेन कैंसिल आउट हो गया, तो जो कोण की वैल्यू आई, थीटा की वैल्यू आई, वो आई 45 डिग्री। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या दिया गया है? एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बताने हैं, रेडियस ज्ञात करनी है। क्या इसका सबसे पहले डायग्राम बनाना ज़रूरी। तो ये हमने बनाया एक वृत्त यानी सर्किल, ये इसका हो गया सेंटर। P बिंदु से बाहर से कोई एक बिंदु P है, इस P बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई। स्पर्श रेखा किसे बोलते हैं? तो हम बता दूं कि स्पर्श रेखा एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श यानी कि टच करती है, तो ये स्पर्श रेखा हो गई। अब इस स्पर्श रेखा की लंबाई इसने बता दी कितनी है, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई है 24, और ये केंद्र से इस P बिंदु की जो दूरी है ये है 25, और हमें जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये हो गया P, ये हो गया O, इसको हम मन से ले लें A, तो O से लेकर A तक यानी इस वृत्त की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, उसको हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप जानते हैं कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भी फिक्स बात है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब भी समकोण त्रिभुज आपको प्राप्त होता है और उसमें कोई भी दो भुजाएं दी गई होती, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आप बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय यही है कि जो छोटी वाली दोनों भुजाएं हैं, कौन कौन सी, यानी एक तो 24 और एक जो है वो ज्ञात नहीं है यानी कि ए, इन दोनों का स्क्वायर करके हम एक साइड में जब जोड़ते हैं तो बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि 24 का स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर, फिर ओ ए का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हमने लिख दिया रेडियस आर लिखते हैं, रेडियस यानी ओ से लेकर ए, इसका स्क्वायर, तो वो बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे? तो वो जो कर्ण है यानी कि 25, इस 25 के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576, फिर रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। ये 576 इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड में आते ही माइनस का हो जाएगा। 625 में से ये 576 जब घटेगा तो वैल्यू क्या आएगी? तो वैल्यू आएगी 49,
वैल्यू आएगी 49, और यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो 49 के ऊपर लगेगा रूट, जबकि आंसर आएगा 7। स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन समझने का प्रयास करना, आपको समझ में आएगा। ये कोई बेसिक थ्योरी क्लास नहीं है, ये इस क्लास का बेनिफिट उनके लिए ही है जिन्होंने पहले चैप्टर की थ्योरी को, उसके क्वेश्चंस को पढ़ रखा है और फिर वो एमसीक्यूज यानी जो प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं उनको कर रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिट है। बाकी जिसने पहले पाइथागोरस प्रमेय का नाम ही नहीं सुना है, फिर उनको समझ में आना ये बहुत मुश्किल है। बाकी मैं रिवाइज करवाता हूँ उस हिसाब से कि आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उसके हिसाब से आपको इसका बेनिफिट होगा। सवाल नंबर 9 है कि एक सर्किल की रेडियस 7 है तो उसके एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सबसे पहले इस शब्द का अर्थ जानो। चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश का अर्थ होता है चौथाई हिस्सा, मतलब ये चतुर्थांश है। हमें इस सर्किल के इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर उसमें 4 का भाग दे दें, मतलब चौथा हिस्सा निकाल लें? तो चौथा हिस्सा तो पूछा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाई आर स्क्वायर में पहले निकाल लूँ, फिर उसमें 4 का भाग दे दूँ। तो आपने कहा बिल्कुल ऐसा कर लो। तो पाई की वैल्यू आपने कहा 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने आर को 2 बार लिखा है, 7 से 7 को काट दिया। तो 22 × 7 जब आप करेंगे तो 22 7 154 आता है। अब 154 में 4 का भाग देना, कैसे देंगे? 4 का भाग 15 में, 4 तिया 12, 3 इधर गया, 4 8 32, 2 कैरी यहाँ पर हो जाएंगे 20, जब यहाँ लगेगा पॉइंट तो 20 में 4 का भाग जो है वो 5 बार जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा है कि 154 में आपको 4 का भाग देना है, जैसे आप सिंपल भाग देते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको आता ही होगा, आप क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा 38.5, यानी कि ए ऑप्शन। 10वां सवाल क्या है? 10वें सवाल में दिया गया है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने बताया कि एक शंकु है, इस शंकु की रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है वो पिछली बार भी डिलीट हुआ था और इसका जो है विद्यार्थियों को बोनस मिला था। पता है कैसे? अब इसका कंसेप्ट ये होता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है वो समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पर इस तरीके से। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि समकोण त्रिभुज में ये सबसे बड़ी भुजा ये होती है, इसका मान हमेशा सबसे ज़्यादा होना चाहिए इन तीनों भुजाओं में। तो ये 14 इससे बड़ा आना यहाँ पर ये सवाल में कहीं ना कहीं गलत था और इसीलिए पिछले साल जो है ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था और सबको जो है इसका बोनस मिला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन क्या है? 11वां सवाल। 11वें सवाल में दिया गया कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्रायिकता जो होती है पीई वो 1 से छोटी होती है या इसके बराबर होती है, जबकि 0 से बड़ी होती है या इसके बराबर होती है। ये प्रायिकता का फंडा है, सिंपल, यानी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। जबकि अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया है, ये 1 से बड़ी संख्या, मतलब 2 का भाग 3 में एक बार पूरा पूरा जा रहा है और उसके बाद भी पॉइंट में कुछ भाग जाएगा तो वो 1 से ज़्यादा हो जाएगी संख्या। तो इसका मतलब ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अनुकूल परिणाम 3 हो और कुल परिणाम 2 ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। सवाल नंबर 12 क्या है? सवाल नंबर 12 में दिया गया है कि यदि HCF एलसीएम दोनों बराबर है तो संख्याएं कैसी होनी चाहिए? HCF एलसीएम बराबर तभी हो सकते हैं जब संख्याएं दोनों क्या हो? समान हो। इसके अलावा साथ साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर संख्याएं अभाज्य हैं तो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है और LCM उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस सेम टाइप पर। अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका HCF 1 होगा और LCM उन दोनों संख्याओं का गुणा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा।
सवाल नंबर 13 क्या है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है तो वो बहुपद क्या हो जाएगा। आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, इस फॉर्मूले को आपको याद में रखना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणे में एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब इस फॉर्मूले का अर्थ क्या हुआ, ये फॉर्मूला आपको तब यूज में लेना है जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया हो और उससे बहुपद बनाना हो। तो ये सिंपल फार्मूला रखना है, कैसे कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस एल्फा प्लस बीटा का मतलब यहाँ पर योग रखना है जो कि कितना है 5, 5 और एक्स गुणे में तो 5x प्लस एल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल जो कि कितना है 6। कहने का मतलब है कि यहाँ इसका आंसर क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये वो बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 5 है और गुणनफल 6 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब इसके लिए 3 कंडीशंस होती है, उन 3 कंडीशंस का आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज ये सवाल आप थोड़ा सा जो है वो नहीं समझ पाएंगे। तो कंडीशन नंबर, जब कोई हल नहीं होगा, ये कंडीशन तब आती है जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2। जब ये कंडीशन आती है ना तब कोई हल नहीं होता है। और रेखाएं कैसी होती हैं ग्राफ में, एक दूसरे के समांतर। जब ग्राफ में रेखाएं समांतर होगी तब कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो ये कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। अब क्या है इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2। a1 क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि a1 जो होगा वो 1 है, और वह b1 भी क्या है 1 है, और ये c1 है, ये a2, ये b2 और ये c2। तो a1/a2 बराबर b1/b2, ये k की वैल्यू, और नहीं होना चाहिए बराबर c1/c2, जबकि इस सवाल को हल करने में इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है जो कि हम इससे निकाल पाएंगे। तो जब क्रॉस में गुणा करेंगे तो k को 1 से गुणा k और 2 को 1 से गुणा किया 2, तो k की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे k की वैल्यू आई है 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2। तो सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में क्या है, आपको परीक्षा में भी इसी स्पीड से करना होगा क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है। ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस भी 18 हैं, फिर 6 जो हैं वो रिक्त स्थान वाले सवाल हैं, फिर लगभग 12 जो हैं वो ऐसे ही शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, फिर बड़े वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे 2 मार्क्स वाले। तो आपको थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं मैथ्स में। तो सवाल नंबर 15 क्या है, सवाल नंबर 15 में भी 2 आकृतियां दी गई हैं। अब इस आकृति में हमें ई एफ की वैल्यू बतानी, ई एफ की वैल्यू बतानी, ई एफ की वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक नियम होता है साइड एंगल साइड, समरूपता का नियम होता है कि यदि ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो आपने कहा बिल्कुल, इसमें भी 2 और 3 का अनुपात है, और 4 और 6 को भी जब 2 से काटेंगे तो इनमें भी 2 और 3 का अनुपात है, और बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, तो ये एंगल भी आपने कहा बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज तो समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। तो बिल्कुल ए बी सी और डी ई एफ दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। तो क्या, समरूप त्रिभुजों की सारी भुजाएं समान अनुपात में होती है। सवाल नंबर 2 में ये चीज़ सेम बताइए, समान अनुपात में क्या, तो इन दोनों में भी अनुपात 2-3 का, इन दोनों में भी अनुपात क्या होना चाहिए 2-3 का, जबकि इन दोनों में भी अनुपात क्या होना चाहिए 2-3 का। यानी ये 2 अनुपात की वैल्यू है तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी,
ये 2 अनुपात की वैल्यू है तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी। या ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल सिंपल समझाओ कि इसमें डैड डैड के 2 यूनिट है, कितने 1.5 1.5 3 ऐसे ही बना, 3 के मैंने 2 हिस्से कर लिए। तो ऐसे कैसे इधर 3 हिस्से होंगे, ऐसे ऐसे कैसे कितने हिस्से होंगे, 3 हिस्से होंगे, तभी तो 2:3 होगा। तो अब आप खुद इनको जोड़ के देखो ये कितना हो रहा, तो आप कहेंगे कि ये तो 4.5 हो रहा। तो यही इसका सही आंसर होगा, यही इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल सवाल नंबर 16 कहता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन है तब सत्य होता है जब a की वैल्यू क्या है। तो ये थोड़ा सा यूनिक सवाल है, इसको आप याद रख के चलेंगे तो ही जो है वो बेहतर होगा। बाकी इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ऐसा बराबर क्यों होता है, लेकिन ये MCQs टाइप में आया था, हमें सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। तो वो हो जाएगा 0 डिग्री। जब a की वैल्यू 0 डिग्री आएगी तब ये सत्य होता है, जब a की वैल्यू क्या आएगी 0 डिग्री आएगी। ठीक है। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में दिया गया है कि कोस जो है वो 12/13 है। तो सबसे पहले आपने जाना होगा कि इसमें कोस का अनुपात क्या होता है। तो आप कहेंगे कोस का अनुपात आधार बटा कर्ण होता है। ये आधार की वैल्यू है, ये कर्ण की वैल्यू है। तो आधार की वैल्यू 12 है, कर्ण की वैल्यू 13 है, तो लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी। ऐसे समझो कि ये आधार की वैल्यू 12 है, 13 है, तो पता है मुझे कि अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। तो साइन अनुपात क्या होता है, तो साइन का अनुपात आपने कहा लंब बटा कर्ण होता है, यानी 5/13 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 70वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 की घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण क्या है। अब ऐसे समझो कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 30 डिग्री। अगर आपको ऐसे ही नहीं समझ में आया तो आपको ऐसे समझ लेना है, बिल्कुल सिंपल भाषा में। ये मैंने बताया कि ये क्या है, क्लॉक है, घड़ी है। यहाँ पे मिनट की सुई है, मिनट की सुई यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आई 3 पर। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक ये कितने मिनट में आई। तो आपने कहा कि सर 5 मिनट में 1 पे आएगी, फिर अगले 10 मिनट में 2 पे आएगी, और फिर अगले 10 मिनट में 5 मिनट में यानी 15वें मिनट में जो है वो कहाँ पे आएगी, 3 पे आएगी। तो अब मेरा सवाल है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितने डिग्री का कोण बनाए। तो आप कहेंगे कि सर सिंपल है, ये तो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो 90 डिग्री में ये 3 ही तो हिस्से हुए, 1 2 3, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। हाँ, तो 5 मिनट में कितना बना रही, 30 डिग्री का कौन बना रही, सिंपल। तो ये सवाल थे MCQs टाइप के 18 क्वेश्चंस। अब यहाँ से आगे से स्टार्ट होते हैं 6 सवाल रिक्त स्थान यानी कि फिल इन दी ब्लैंक्स वाले। तो सवाल नंबर रिक्त स्थान में पहला है कि पहला पद 18 है, दूसरा a है और तीसरा 10 है। तो इस a की वैल्यू बतानी। तो आपको करना कुछ भी नहीं है कि इस 18 और 10 को जोड़ना। तो 18 और 10 28, 28 में 2 का भाग 2 कितना आता है, 14। तो यहाँ पे आपका आंसर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। ये सिर्फ इस सवाल में नहीं बल्कि कैसी भी आप समांतर श्रेणी ले लो उसमें ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। क्या करना है कि जो साइड वाले दोनों टर्म है इन दोनों को जोड़ना है और उनमें 2 का भाग देना है, बीच वाला ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। मिड पॉइंट क्या है वो बताना। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए कि x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है। तो x1 + x2 क्या है, यानी 7 है और 3 है। x1 और x2 कितने हैं, 7 है 3 है। तो आपने कहा 7 और 3 10 है, 10 में जब 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। फिर मैंने कहा यहाँ पे देखो -3 और 9, y1 है -3 और y2 जो है वो है 9, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6 और 6 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 3, यानी कि दूसरा पद आया 3। तो आपको यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या लिखना था कि इस पद के जो निर्देशांक होंगे वो 5 और 3 होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक 5 और 3 है।
अब बताना है कि साइन 60, कोसेक 60, कोस 30 और सेक 30 की वैल्यू बतानी है। साइन 60 की वैल्यू क्या है, इसको आप दो टाइप से हल कर सकते हैं। पहले ऐसे हल करते हैं कि साइन 60 और कोसेक 60 एक दूसरे के व्युत्क्रम, एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि उल्टा है। तो जब उल्टा है तो दोनों कटेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। और सेम टू सेम इसमें कटेंगे तो वैल्यू 1, यानी कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 2। दूसरा, आपको ऐसा अगर नियम याद नहीं है तो आप उसको सारणी के जो वैल्यूज़ होते हैं, जैसे साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2 है। कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 है, तो भी क्या आएगा, कट पिट के 1 आएगा। सेम कंसेप्ट इधर लगाना है कि कोस 30 की वैल्यू जो है ये है, फिर सेक 30 की वैल्यू ये हो जाएगी, फिर भी कट के क्या आना, 1 आना। तो इन दोनों को जोड़कर भी क्या आएगी, वैल्यू 2 आएगी, यानी राइट आंसर 2 है। एक ठोस अर्धगोला है जिसका डायमीटर व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर हमने इसका डायग्राम बना दिया है। ये अर्धगोला है और इसका व्यास 14, इसका मतलब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। व्यास त्रिज्या के डबल को बोलते हैं, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, जो कि होता है 3πr²। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² और 3। तो पाई की वैल्यू 22/7 और r² यानी 7 × 7, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया। 21 और 22 को जब हम गुणा करेंगे, 7 या 21, और 21 को 22 से गुणा करेंगे तो 462 आएगा। कितना आएगा, 462 आएगा। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है वो लिखना है 462। ठीक है। सवाल नंबर 5 कि बारंबारता बंटन का बहुलक क्या है। बहुलक वाले चैप्टर में मैंने बिल्कुल इजी वे में बताया कि बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया, बहु का मतलब होता है ज़्यादा बार, लक का मतलब आंकड़ा होता है। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 4 जो है वो 3 बार आया, तो यहाँ पर बहुलक 4 हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद में सेम इसी सांख्यिकी से सवाल आया है कि किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 17 है और ऊपरी सीमा 24 है, निचली सीमा ज्ञात करनी। पहले मैंने इस सवाल को छोड़ के एक नया सवाल लिया कि एक वर्ग है 10 से 20। आपने माध्यमिक बहुलक वाली प्रश्नावली में सुना होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे वर्ग अंतराल होते हैं। और इस वर्ग अंतराल में इन दोनों के जो बीचों बीच में है, 10 और 20 से जो बीचों बीच में है, जैसे 15, तो इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। तो जो वर्ग चिन्ह होता है, जो ऊपरी सीमा से और निचली सीमा दोनों से बराबर दूरी पर होता है, यानी निचली ऊपरी सीमा से उतना ही कम होता है जितनी निचली सीमा से अधिक होता है। आपने कहा ये तो हमें पता है, 10 और 20 के बीच में 15 है, मतलब वर्ग चिन्ह 15 हो गया। तो जब मैंने बोला कि ये आपको पता है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि वर्ग चिन्ह 17 है, मतलब ये जो बीचों बीच में आने वाला है वो 17 है और ऊपरी सीमा 24 है, और हमें पूछ रहा है कि निचली सीमा यहाँ पर क्या आएगी, ये सवाल। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 17 24 से जितना कम है उस संख्या से उतना ही ज़्यादा होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो 24 से 17 कितना कम है, तो आपने कहा 4 और 3 7 कम है। तो इसका मतलब इस संख्या से जो कि 10 है उससे ये 7 ज़्यादा होगा। ठीक बात है। तो यहाँ पे जो है निचली सीमा क्या आ जाएगी, निचली सीमा की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप वर्ग चिन्ह का डबल करो, वर्ग चिन्ह का डबल करो, जैसे 17 को डबल किया 34। अब उस 34 में से ये जो ऊपरी सीमा है इसको घटा लो, 24 को घटाया, पीछे क्या बचा, 10। इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये थे 6 जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस थे, उनको भी हल किया। ये जो अगला 1 से लेकर 12 तक के जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी और फिर आपको उतना अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। तो ये 18 और 6 ये 24 सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको
कोई क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आई है तो आपको अपने स्तर से समझना है, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप पे आधारित ऐसे कैसे संख्याएं चेंज होगी लेकिन सवाल वापस रिपीट होंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया तो आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।